हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपका लर्निंग कर्व्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, लर्निंग कर्व यानी सीखने के वक्र हैं क्या आपकी। अकॉर्डिंग टू स्किनर, इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन्स इंप्रूवमेंट इन अ गिवन एक्टिविटी। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई टास्क दिया गया है, तो उस टास्क में वो व्यक्ति किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से उसमें सुधार हो रहा है, किस तरीके से हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वही आपका क्या होगा, लर्निंग कर्व। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप प्लॉट करें और इस तरफ मान लीजिए मैंने एक एक्सेस पर जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए, ठीक है, किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को आपने कोई टास्क दिया है, आपने इस तरफ नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए जितनी बार वो उस काम को कर रहा है, और इस तरफ आप क्या लोगे, परफॉर्मेंस लोगे दूसरे वाले आप एक्सेस पर। तो यहां पर अगर मैं कोई कर्व ड्रॉ करती हूं, तो ये जो कर्व मुझे मिला, ये क्या है, लर्निंग कर्व। इस कर्व के थ्रू मुझे पता चलेगा कि उस स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ किस तरीके से इंप्रूव हो रही है, या इंप्रूवमेंट उसमें नहीं हो रहा या रुक गया है। ये सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कर्व से मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहली साइंटिफिक स्टडी लर्निंग कर्व की किसने की थी। तो सबसे पहली साइंटिफिक स्टडी जो है लर्निंग कर्व पर की थी हर्मन एबिंगहॉस ने। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। हर्मन एबिंगहॉस ने स्टडी किया था लर्निंग कर्व्स को 1869 में, और फॉरगेटिंग कर्व्स भी इन्हीं के द्वारा दिए गए। अब देखिए, ये है आपका एक कंप्लीट लर्निंग कर्व। यहां पर हमने इस एक्सेस पे क्या लिए हुए हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी अटेम्प्ट्स एट लर्निंग, और यहां पर आपका परफॉर्मेंस मेजर दिया गया है। और इसमें आपका ये जो बताया गया है ये पूरा कर्व, ये क्या है आपका, किस तरीके से नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चल रही है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं एक कंप्लीट लर्निंग का जो कर्व है ये आपका एस शेप का दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए से एस शेप कर्व या सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। अब देखिए इस कर्व में होता क्या है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर स्लो बिगनिंग होती है। स्लो बिगनिंग क्यों हो रही है, मान लीजिए आपके लिए कोई नया नया टास्क है, ठीक है, न्यू आपको एक टास्क दिया गया है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, उस टास्क से फेमिलियर हो रहे हैं, ठीक है, उसकी चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, आपके लिए टास्क नया है तो आप धीरे धीरे उसको सीख रहे हैं, तो स्लो बिगनिंग हो रही है। ये कौन सा फेज है आपका, इनिशियल फेज है, ठीक है, इनिशियल फेज। इसे आप लैग फेज भी कहते हैं। लैग फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, स्लो बिगनिंग है यहाँ पर, तो लैग फेज कहेंगे इसको। अब धीरे धीरे आपने जब इसे सीखा, आप फेमिलियर हो गए, अब आपको ये प्रैक्टिस के बाद ये टास्क जो है इजी लगने लगा, तो अब आपकी क्या होगी, स्टीप एक्सेलरेशन होगा, तेजी से आप बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, तेजी से चीजों को सीख गए। क्यों, क्योंकि पहले आप फेमिलियर हो रहे थे, अब आप फेमिलियर हो चुके हैं, आपको चीजें समझ में आने लगी, आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो अब आपका जो सीखना है वो तेजी से हो रहा है, तो लर्निंग फास्ट हो गई। ये आपका क्या हो गया, मिडिल फेज हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, आप यहां जब टॉप पर पहुंचेंगे, आपको लग रहा है कि आपने इसमें बिल्कुल प्रैक्टिस करके बिल्कुल महारत हासिल कर ली है, मास्टरी हो गई आपकी, और अब जो भी एलिमेंट्स थोड़े बहुत इस टास्क के बचे हैं, उससे आपकी कोई और ज्यादा ग्रोथ हो नहीं रही। आपको जितना इस टास्क में सीखना था वो आप सीख चुके, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ जाता है, प्लेट्यू आ जाता है। प्लेट्यू को अभी और हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपकी लर्निंग एक तरह से रुक गई है, ठीक है, परफॉर्मेंस अब और बेहतर नहीं हो रहा, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके टास्क में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये आपका कौन सा फेज है, इंटरमीडिएट फेज है। अब देखिए, कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये जो हमने बात करी ना स्टार्टिंग में स्लो बिगनिंग की, ये यूनिवर्सल नहीं है, यानी सार्वभौमिक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन की बिगनिंग जो है वो स्लो हो वैसे, लेकिन हम एक कंप्लीट लर्निंग कर्व की बात करेंगे तो हम उसको इसी तरह से स्टडी करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई टास्क ऐसा था जिसके बारे में आपको कुछ चीजें पता थी, इनिशियली आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आपको पता थी, तो स्टार्टिंग की चीजें अगर आपको इजी लगेंगी तो यहाँ भी आपकी क्या होगी, फास्ट लर्निंग होगी, तेजी से सीखेंगे। लेकिन अगर जनरल टर्म्स में हम बात करें तो हम यही कहेंगे कि ये एस शेप का कर्व होता है, जिसमें स्लो बिगनिंग होती है, फिर स्टीप एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, प्लेट्यू आ जाता है। ये है आपका कंप्लीट लर्निंग कर्व। अब देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स आपके कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका कॉन्केव कर्व, ठीक है, इसे पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे हम, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, हिंदी में इसे कहते हैं अवतल वक्र। दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स कर्व, यानी कि उत्तल वक्र, इसे आप नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व भी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका लीनियर कर्व। चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके कॉन्केव कर्व की, यानी कि पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व की। तो इसमें हो क्या रहा है, आप देखिए आपने कोई नया नया टास्क लिया था, ठीक है, न्यू टास्क था आपके लिए बिल्कुल, और उस टास्क में बिल्कुल जैसे हम कंप्लीट लर्निंग कर्व की बात कर रहे थे, वहां पर नई नई चीजें हैं आपके लिए। कुछ चीजें जो हैं इनिशियली आपको समझने में टाइम लग रहा है, आप उससे फैमिलियर हो रहे हैं, उसके एलिमेंट से, उस टास्क के,
तो यहाँ पर आपकी स्लो बिगनिंग हो रही है, और इसके बाद जब प्रैक्टिस के साथ आप सीख गए हैं चीजों को, तो अब आप तेजी से सीख रहे हैं। तो ये किस तरह का कर्व हो गया, ये हो गया एक कॉन्केव कर्व, ठीक है, अवतल वक्र। फिर देखिए नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व जो होता है आपका, यहाँ पर आपका इनिशियली आप बहुत तेजी से सीख रहे थे, यानी इनिशियल जो आपकी ग्रोथ है या परफॉर्मेंस है वो आपकी रैपिड हो रही थी। क्यों हो रही थी रैपिड? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए जो टास्क आपको दिया गया था, उस टास्क के इनिशियल जो चीजें थी उनसे आप फेमिलियर थे, पहले से ही आपको थोड़ी बहुत चीजें आती थी, तो आपको स्टार्टिंग में ये बहुत इजी लगी। लेकिन धीरे धीरे जब टास्क जो है टफ होता चला गया, कॉम्प्लेक्स होता चला गया, तो फिर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, यानी कि आपके लिए चीजें टफ होती जा रही है और आपके परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो गई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है नेगेटिव में क्या है, गुड अर्ली परफॉर्मेंसेज बट पुअर परफॉर्मेंसेज लेटर ट्रायल्स। लास्ट बाद में आपके जो परफॉर्मेंस है वो गिर रही है, ठीक है, वो इंप्रूव नहीं हो रही। और लर्निंग का जब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर पुअर अर्ली परफॉर्मेंस थी, लेकिन लेटर वो इंप्रूव हो गई। यहाँ जैसा कि मैंने बताया नया टास्क था, इनिशियली चीजें आप सीख रहे थे, बाद में सीख गए तो आपकी मास्टरी हो गई, आपने तेजी से सीखा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले की चीजें आपको सिंपल सिंपल चीजें आती थी, लेकिन बाद में जब टास्क टफ हुआ तो आपको डिफिकल्टी होने लगी। अच्छा, अब लीनियर कर्व क्या है, ठीक है, रेखीय वक्र कहते हैं इसे हिंदी में। यहाँ पर क्या है, जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ट्रायल्स की। मतलब परफॉर्मेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ट्रायल्स के, कहने का मतलब है जितने बार आप ट्राई कर रहे हैं उतनी बार आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने पहला ट्रायल किया, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, दूसरा ट्रायल किया, उस पर और इंप्रूव हुआ, तीसरा किया, उसमें और इंप्रूव हुआ। लेकिन इस तरह का जो वक्र है, यानी कि एक लीनियर, हर ट्रायल के साथ आपका परफॉर्मेंस बस बेटर ही होता जा रहा है, ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है, या फिर हम ना के बराबर कह लीजिए, ऐसा हमें वक्र देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली हमें कैसे वक्र देखने को मिलते हैं, कॉन्केव या कॉन्वेक्स। अब देखिए हम बात कर रहे थे लर्निंग प्लेट्यूज की। लर्निंग प्लेट्यूज जिसे आप सीखने का पठार भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो रॉस ने क्या कहा है, प्लेट्यूज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग अ पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। ठीक है, तो आपके लर्निंग के प्रोसेस के दौरान अगर एक ऐसा समय आता है जहां पर आपको अपनी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा, आपकी लर्निंग बेसिकली रुक गई है, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, कोई और ज्यादा बेहतर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो क्या स्टेज हो गई, लर्निंग प्लेट्यू हो गया। ठीक है, जहां आपकी लर्निंग रुक सी गई है, तो यह सीखने का पठार है। और दूसरी चीज होती है आपकी लर्निंग गैप। अब देखिए लर्निंग गैप क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ स्टूडेंट हैज लर्न्ड एंड व्हाट ही और शी वाज एक्सपेक्टेड टू लर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रेड। ठीक है, आप मान लीजिए 6th क्लास का एक बच्चा है और उसको आपको करीब 10 चीजें सिखानी थी क्लास 6th में। ठीक है, कोई भी आप, मैं बस खाली एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप उससे बहुत कुछ सीखना था, मैंने कह दिया कि 10 चीजें उसे सीखनी थी। लेकिन जब लास्ट में फाइनल एग्जाम लिया गया तो पता चला कि भाई वो सिर्फ इस क्लास में 6 ही चीजें सीख पाए हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये गैप आ गया। ठीक है, सीखनी थी उसे इतनी, लेकिन सीख पाया सिर्फ 6, तो यहां पर ये गैप आ गया है। अब जब ये क्लास 7th में जाएगा तो इसको डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि इसे जितना सीख के आना था क्लास 6 में, ये उतना सीख के नहीं आया है। लर्निंग गैप कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की गाड़ी एक बार छूटती है, छूटती चली जाती है, यानी कि अगर उन्होंने 6th क्लास में कुछ चीजें जो है नहीं सीख पाए ठीक से, फिर 7th में और पीछे रह गए, फिर 8th में और पीछे रह गए, या तो उन्हें टीचर एक अच्छा मिल जाए जिससे 7th क्लास में ही पकड़ लिया कि भाई बच्चा जो है 6th क्लास जितना सीख सकता था उतना सीखकर नहीं आया है। ठीक है, तो वो उसे वहीं से उठाए। और एक्चुअली हम जब टीचिंग के फील्ड में जाते हैं, हमसे यही कहा जाता है ना कि बच्चे को आप पूर्व ज्ञान का आप पता लगाइए कि बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, वो कितना जानता है, वहीं से उसको उठाओ, है ना, उसी को बेस बनाकर उसे नई नॉलेज दो। तो यहीं पे टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा जो है कितना जानता है और उसे फिर मैं किस तरह से नई नॉलेज प्रोवाइड करूं। तो इस तरीके से लर्निंग गैप को फिल किया जाता है टीचर के द्वारा। अब टीचर अगर अच्छा हो तब तो सही है, नहीं तो फिर गाड़ी छूटती है तो छूट ही जाती है। आजकल हम देखने को मिलता है काफी हायर क्लासेस में आ गए बच्चे और उनको ठीक से प्रॉपर्ली लिखना ही नहीं आता। जो चीजें उनको लोअर क्लासेस में सीख लेनी चाहिए थी, वो चीज जो है वो हायर क्लास में आके सीख रहे हैं। ठीक है, फिर वहां पर अब टीचर अब क्या करे, उसको लिखना पढ़ना सिखाए या फिर अपने सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ाए, तो ये टीचर के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत जरूरी है जिस बच्चे को जिस क्लास में जितना सीखना है, टीचर प्रॉपर्ली ध्यान दे कि बच्चा जो है उतना सीखे। लर्निंग गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर आ भी रहा है तो उसे किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं देना चाहिए। फिर देखिए कॉजेज ऑफ प्लेट्यूज, यानी कि जो सीखने के पठार आते हैं, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है,
या फिर बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता, ये क्यों होता है? तो सबसे पहला हो सकता है इसमें यहाँ पे रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, जो सीखने का तरीका है वो गलत है। ठीक है, बच्चा जिस तरीके से उस काम को करने की कोशिश कर रहा है, उस काम को सीखने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है। तो यहाँ पर टीचर को हेल्प करनी पड़ेगी ताकि उसे राइट मेथड बताए कि तुम इस चीज को कैसे सीख सकते हो। फिर सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू हैबिट्स। बच्चे को कोई और तरीके से काम करने की आदत थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसे नए तरीके से सिखाया जा रहा है। कई बार ये मैथ्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आपको कोई और मेथड से पिछली क्लास में आपको कोई मेथड बताया गया था, लेकिन अब आप नई क्लास में आए और आपको एक नया मेथड बताया गया है एक ही तरह के क्वेश्चन को करने का। होता भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ेंगे वैसे वैसे आप डिफरेंट तरह के मेथड्स भी सीखेंगे, डिफिकल्ट मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, पहले आपको एक इजी मेथड आता था जो उस क्लास के लिए अप्रोप्रिएट था, लेकिन अब आपको एक जो बड़ा मेथड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, थोड़ा लॉन्ग है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन ओल्ड और न्यू हैबिट्स के बीच में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बच्चे को ऐसे ही करने की आदत है, लेकिन अब बच्चे को क्या कहा जा रहा है, नहीं भाई तुम लॉन्ग मेथड से भी करके देखो। तो यहाँ भी बच्चे का सीखने में प्लेट्यू आ सकता है। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली सिखाना है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क। काम ही बहुत कठिन है, काम इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, बच्चा कर ही नहीं पा रहा है उसको, तो लर्निंग प्लेट्यू आ जाएगा। फिर है एम्फेसिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्क। काम इतना कठिन है और उसके भी केवल एक ही पक्ष पर ध्यान दिया जा रहा है, बच्चा उसको सिर्फ एक ही ढंग से करने की कोशिश कर रहा है, या फिर टीचर भी बस खाली एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देगी कि उसको इस तरीके से करो। ये नहीं बता रहे हैं कि भाई इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। या फिर आप अगर कोई एक पर्टिकुलर काम है, उसके काम के बहुत तरह के हिस्से हैं, अगर एक बच्चा किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को या पार्ट को नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे दूसरे पार्ट पे लगा के देखो, क्या पता वो दूसरे वर्क के दूसरे पार्ट को वो कर ले। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देखने की बड़ी चीज है। फिर है फिजियोलॉजिकल लिमिट्स हो सकती है। फिजियोलॉजिकल लिमिट्स यानी यहाँ बच्चे के अंदर भाई फिजिकली उसके अंदर कुछ हेल्थ इशू हो, कुछ इलनेस हो, कोई बीमारी हो, बच्चा जल्दी थक जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो, हैंडीकैप हो, या कोई चोट लगी हो, तो उसकी वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा है क्लास में, तो वो प्लेट्यू आ सकता है। फिर इमोशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है काम को सीखने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का उस काम में, या फिर बच्चे का एटीट्यूड ऐसा है कि मेरे को ये काम करना ही नहीं है, मैं सीखना ही नहीं चाहता, तो भी आप क्या कह सकते हैं, लर्निंग प्लेट्यू आ सकता है। अब यहाँ पर टीचर का क्या रोल होता है, किस तरीके से लर्निंग प्लेट्यूज को रिमूव किया जा सकता है? तो पहला है भाई प्रॉपर मोटिवेशन एंड एंकरेजमेंट। बच्चे को क्या करना है, आपको प्रॉपरली मोटिवेट करना है, उसे प्रेरणा देनी है, तो अभिप्रेरित करना है कि बच्चा उस काम को करे, उसे एंकरेज करना है। जैसे जैसे बच्चा काम में आगे बढ़ रहा है उसको एंकरेज कीजिए, उसको आप रीइंफोर्समेंट दीजिए, ताकि बच्चा आगे बढ़ता रहे और उस काम में उसका इंटरेस्ट बना रहे, वो मोटिवेटेड रहे थ्रू आउट द वर्क उसे सीखने के लिए। फिर है एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड शुड बी यूज्ड। पढ़ाने का सही तरीका देखना। ठीक है, कौन सा काम किस तरीके से आपको बच्चे से करवाना है, ये आपको आना चाहिए। क्या टॉपिक किस तरीके से पढ़ाए तो बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा, बच्चा उसे सीखने के लिए तैयार रहेगा, ये टीचर को देखना है। फिर तीसरा है कंड्यूसिव एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे। ठीक है, ऐसा नहीं है बाहर से हल्ला हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपको क्या करना है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है जहां पर बच्चा अच्छे से सीख सके। प्रॉपर टाइम फॉर रेस्ट, ये नहीं कि भारी भरकम टाइम टेबल बच्चे के ऊपर लाद दिया, बच्चे को आराम करने का भी समय देना है, क्योंकि फिर वही है, अगर उसकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे, बच्चे के ऊपर आपने भारी पीरियड एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स चीजें आप बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, बच्चे का दिमाग थक जाएगा। ठीक है, वो जब उसको थकान हो जाएगी फिर वो सीखेगा ही नहीं काम को। तो प्रॉपर टाइम देना है आपको रेस्ट के लिए भी। फिर लास्ट है आपका द टीचर शुड कीप इन हिज माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर। इसके अलावा हर अधिगमकर्ता, हर बच्चा डिफरेंट है, अपने आप में यूनिक है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, कि उसके हिसाब से आप बच्चे को सिखाइए। ठीक है, ये पहचानिए कि बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है, बच्चा किस तरह के काम को और भी अच्छे से कर सकता है, ये किस काम को किस तरह से सीख सकता है, ये टीचर को समझना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है टीचर को क्लास में। तो ये है रोल टीचर का लर्निंग प्रैक्टिस को रिमूव करने में। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।